राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे राम भक्त लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में। इन्होंने भारतीय राजनीति में यात्राओं का चलन पाया। वही आडवाणी जी जो बीजेपी की शिल्पकार थे। केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जनसंघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले आडवाणी बीजेपी की पहचान रहे हैं। बीजेपी में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आडवाणी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। पीएम मोदी और आडवाणी भी एक दूसरे के बेहद करीब रहे हैं। आडवाणी में एक गुरु की तरफ नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी भी समय समय पर इस बात को स्वीकार करते रहे हैं। आइए जानते हैं आडवाणी जी के जन्म से लेकर भारत रत्न अवार्ड तक लालकृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री केडी आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद भारत आ गए आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। आडवाणी के 2 बच्चे हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत करोड़ों लोगों की तरह अफरा तफरी के माहौल में आडवाणी जी ने 12 सितंबर 1947 को अपना घर छोड़ा और साथी स्वयंसेवकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। सिंध के आडवाणी में भारत आने के बाद परिवर्तन आया और वह आरएसएस के प्रचारक बन गए। सिंध से आने वाले सभी प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं को जोधपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा गया ताकि आने वाले दिनों के लिए योजना का निर्माण किया जा सके। आरएसएस नेताओं ने सिंध से आने वाले स्वयंसेवकों को निर्देश दिए कि वह बंटवारे के बाद आकर रह रहे लोगों की सहायता करें। आडवाणी जी और अन्य सभी लोग इसी प्रकार से आने जाने वाले प्रवासियों की मदद में जुटे थे और उन्हें राहत मुहैया करवा रहे थे। जोधपुर कैंप के खत्म होने के बाद उन्हें और अन्य लोगों को राजस्थान के कई इलाकों में भेज दिया गया ताकि वह लोग संघ के लिए अपने कार्य जारी रखें। अगले 1 दशक तक राजस्थान ही उनकी कर्मभूमि बनकर रहा, पहले प्रचारक के तौर पर और फिर भारतीय जनसंघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर। 1957 में आडवाणी जी से राजस्थान छोड़कर दिल्ली आने के लिए कहा गया जिससे कि वह लोग अटल जी और नवनिर्वाचित सांसदों की मदद कर सकें। इसके बाद दिल्ली इनके काम और राजनीति का अखाड़ा बन गई। अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने संसद के काम करने के तरीके को सीखा और जनसंघ के लिए सवाल जवाब एवं पार्टी की नीतियों को तय करने का काम करते रहे। 1970 में आडवाणी भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य बने। ये सीट उनके पास 1989 तक रही। वह 1973 में बीजेएस के अध्यक्ष चुने गए और 1977 तक इस पद पर बने रहे। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि का विरोध करने वाली कई प्रमुख पार्टियों के गठबंधन जनता पार्टी में सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किए गए, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अपने मंत्रिस्तरीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान अधिनियमित सभी प्रेस विरोधी कानूनों को निरस्त कर दिया और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुधारों को संस्थागत बनाया। देसाई सरकार के पतन और उसके बाद बीजेएस के टूटने के बाद 1980 में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी के बड़ी संख्या में सदस्यों ने एक नई राजनीतिक पार्टी हिंदू समर्थक भाजपा का गठन किया। पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए और अपने एजेंडे को प्रचारित करने के लिए आडवाणी ने 1990 के दशक में देश भर में रथयात्राओं राजनीतिक यात्राओं की एक श्रृंखला शुरू की। अपने चुनावी आधार को व्यापक बनाने के लिए काम करते हुए पार्टी ने 1990 के दशक के मध्य में अधिक उदारवादी धर्मनिरपेक्ष एजेंडा अपनाया। ये रणनीति 1998 और 1999 के संसदीय चुनावों में भाजपा की सफलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। वह सफलता व्यक्तिगत रूप से आडवाणी तक पहुंची क्योंकि वह 1998 में गांधीनगर, गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा निचले सदन के लिए चुने गए थे। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 2 बार 1998 और 1999 नियुक्त किए गए। आडवाणी को 2002 में उप प्रधानमंत्री नामित किया गया था। 2004 के आम चुनावों में अपनी पार्टी की हार के बाद वह लोक में विपक्ष के नेता बन गए। सभा 2009 के आम चुनाव में आडवाणी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दौड़े। पार्टी की हार के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जैसे जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते गए, भाजपा की किस्मत चमकने लगी, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी के शासन के प्रति बढ़ता असंतोष था। गुजरात राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया रहे नरेंद्र मोदी को भाजपा के चुनावी अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस प्रकार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। अप्रैल और मई में कई चरणों में हुए मतदान में भाजपा को भारी जीत मिली।
पार्टी ने सीधे तौर पर 282 सीटें जीती, जो सदन में स्पष्ट बहुमत है, और उसके एनडीए सहयोगियों ने 54 सीटें और जोड़ ली। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद मोदी को संसद में पार्टी सदस्यों का प्रमुख नामित किया गया और उन्होंने एक सरकार बनाना शुरू किया जिसमें न केवल भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी बल्कि गठबंधन में सहयोगी दलों के कई नेता भी शामिल थे। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्राएं। एक राम यात्रा। राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर सोमनाथ से शुरू हुई थी और जिसका 10,000 की यात्रा करने के बाद 30 अक्टूबर को अयोध्या में समापन किया जाता था। यात्रा का सीधा सा संदेश जनता में एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, परस्पर समझदारी बढ़ाना तथा जनता को सरकार की तुष्टीकरण तथा अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के बारे में समझाना था। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या रथ यात्रा के साथ अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसे जन आंदोलन की शुरुआत की, जिसका परिणाम आज सामने है। देश में राम मंदिर आंदोलन को जनता तक पहुंचने में लालकृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। उनकी रथ यात्रा ने भाजपा और राम मंदिर आंदोलन दोनों को जनता के बीच स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को न बुलाए जाने के मसले पर खूब चर्चा हुई थी। उस समय उनको लेकर कई प्रकार के दावे किए जा रहे थे। हालांकि बाद में उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की जानकारी सामने आई। लालकृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। अब पीएम मोदी ने उनको भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी तो भाजपा समर्थक खुश हो गए हैं। 2 जनादेश यात्रा। श्री आडवाणी ने निष्ठुर, लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी उपायों के विरुद्ध जनमत जुटाने हेतु नेतृत्व प्रदान किया। श्री आडवाणी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में देश की चारों दिशाओं से यात्रा आरंभ करने की योजना बनाई। इन विधेयकों के जरिए छद्मपंथ निरपेक्षवादी 4 प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। चुनावों की मूल योजना को बिगाड़ना और पहले से अधिकृत अयोग्यता की अनुमति देना। प्रतिबंधित संगठनों को संवैधानिक वैधता उपलब्ध कराना। ऐसे राष्ट्र जो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हो को अधार्मिक बनाना। राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण को समाप्त करने की अनुमति देना। यह आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में भाजपा को नई पहचान मिली। इस यात्रा के बाद आडवाणी पूरे देश में हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट कर लिया गया था। आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर किसने क्या कहा? प्रतिभा आडवाणी, बेटी, दादा को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मुझे और पूरे परिवार को इस बात की बहुत खुशी है। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। दादा के निजी और राजनीतिक जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वे बहुत खुश हुए। दादा ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, इसके लिए पीएम मोदी देश की जनता का धन्यवाद करते हैं। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष। सभी सांसदों की टिकट कटने जा रही है। एक सांसद अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। सोचिए, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो वे क्या जीतेंगे? उन्हें भाजपा को दूसरों की चिंता ज्यादा है। उन्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। ये भारत रत्न वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। जयराम रमेश, कांग्रेस नेता। 2002 में लालकृष्ण आडवाणी ने गोवा में नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद बचाया था। 2014 में गांधीनगर में आडवाणी ने कहा था, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं हैं, वे गजब के इवेंट मैनेजर हैं। जब मैं दोनों को देखता हूं तो मुझे ये दोनों बातें याद आ जाती हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने 2014 में मोदी का वास्तविक चरित्र देश के सामने रखा था। आडवाणी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम माय कंट्री, माय लाइफ है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद से उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था। आडवाणी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम माय कंट्री, माय लाइफ है।
सभी को चौंकाते हुए 2013 में उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद से उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था।